अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लज़ीम शो का आगाज़ कर रहे हैं हीर और रांझे की दिल मोह लेने वाली बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। दिल ही ते नहीं मोया जान डे आ, दिल ते जख्मी हो गया है। रब जानदा है मुहब्बत इश्क ते प्यार दा कत्ले आम वेख के ते रांझे दा दिल खून दे अथरू रोंदा है। जुनैद साहब की बन गईयां ने दुनिया वालियां, किथे टुर गईयां ने प्यार मुहब्बत दियां गल्लां। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। मेरे ते दे दरमियान है सामने चाचा कैदो सारी जिंदगी दीवार बनया रहा है, मगर ये को पुछो असी कदी अज तक दंद तो दंद नहीं चुकया, कदी चाचे कैदो नूं माड़ी गल नहीं कही। हालां जदों इन्हें पहली बारी हीर नूं डकिया सी मेरे नाल जान तो मेरे ज़हन च आया सी बड़ा इहदा तंदूर च डिग्गी रोटी वर्गा मुंह है। मगर चाचे कैदो ने जदों ये कहा है कि ओए हीर साडी कुड़ी है ते मेरे ज़हन च आया कि भलिया तू कहो कौडियां वाला सप साडा है, आ जिहड़ी दमूही खुड च वड़ गई है मेरी भतीजी है, आ जिहड़ा बांदर कलाबादियां मारन डे है साडा दूर दा रिश्तेदार है। ओ तू ये कहें ते बंदा मन भी लवे, तू ये क्यों कहना कि हीर साडी कुड़ी है। मगर जुनैद साहब मैं नहीं कहा, मैं दंद तो दंद नहीं चुकया, मैं इहदी इज्जत ही कीती है। ओए तू दंद तो दंद की चुकना रांझिया, 100 साल हो गया तेनों इश्क करदे आ, तेरे उंजी सारे दंद निकल गए। रांझिया जी आखा, तू मैंने पहले क्यों नहीं दसिया कि तू नकली बीड़ लुआ ले है? मैं तेरे सदके जावां इन्हां लोकां दीयां गल्लां च ना आवीं, अपनी मुहब्बत और इश्क ते कायम रह। जुनैद साहब तुसी यकीन मनो हीर होर सियासी पार्टी नाल ताल्लुक रखदी है, मेरी होर सियासी पार्टी है। अच्छा। मगर असी अज तक आपस च लड़े नहीं। हाँ छोटा जिहा झगड़ा इस गल ते चलन दिया कि ये कहंदी है मैं जलसे च जाना ते मैं नहीं तेनू जान देगा, ते लड़ाई मैं इस गल्लों नहीं वधांदा कि मैनू पता है इन्हें मुड़ना नहीं, टुर ते इन्हें जाना ही है, ते मैं काहदे लई अपना इश्क डैमेज करा। जुनैद साहब रब दा वास्ता जे मैनू शैनियन वीजा लवा दियो, मैं पूरी दुनिया च मुहब्बत ते प्यार दा प्रचार करन जाना चाहना। मैं वर्ल्ड टूर करके लोकां नूं दसना चाहना कि ओ खुदा दा वास्ता जे ओ एक दूजे दे नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, हर एक नूं हीर रांझा समझो। और कोई था कर मुंडिया, तेनू शैनियन वीजा लवा दिए, एडा शोखा तू। फेसबुक बना ला, इंस्टाग्राम बना ला, ट्विटर कर ला, ते बह के कर प्रचार मुहब्बत दा। वीजा लवा दिए तेनू भी शैंगियन, किन्ने मुल्कां दा होंदा मुंडिया? नहीं चाचा जी मैं ते लिया पर सर च फसे आज। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਂਝੀਆ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਓਏ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੈਰੀਓ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ। और रहन दे तीदो, फेसबुक बना ला, ट्विटर बना ला, इंस्टाग्राम बना ला, फिर लोकां दे तरले करदा चंगा लगेगा। और जट्टां दा मुंडा होके ते लोकां कोल नूं कहेगा शेयर कर दो, लाइक कर दियो, मैनू सब्सक्राइब कर दवो। ओए वड्डिया आशिका, वीजा तेरा कित्थों लगना? अब मैसी वाले मंगनी है बैंक स्टेटमेंट, ते एदा बैंक च टका नहीं। ਓਏ ਚਾਚਾ ਲੈਂਡਮੈਨ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जुनैद साहब बिल्कुल एदा वीजा ना लवा के देना, इनू कहो मेरे नाल सीधा होके घर चले। यार मुझे वीजा लगवा के देने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ये आपके रांझा साहब जो हैं अपनी मोहब्बत और कैदों के मजालम किसी भी अखबार में शाया करवा दे, इनको खुद ब खुद एसाइलम मिल जाएगी। सानू अखबारां च ना छापी बाऊ, वो अखबार भी नहीं छापेंगे तुम्हें यार। उनकी बात कर रहा हूं। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਪੇਜ ਮਨਾ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚ ਤੂੰ ਛਾਪ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਛਪੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ ਨਾ। जुनैद साहब
ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਜੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੀਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਚ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਈਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 5-6 ਸਾਲ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਝਿਆ ਘਰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨੇ ਗਲੀ ਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਂਝਿਆ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਭਰਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਡਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बता रहा था, कहता है इस दफा लंपी स्किन की वजह से हमारा बच्चा मर गया है, तो मेरे भाइयों ने मेरे सर पे सींग लगा के मुझे बेच दिया। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਖੋਚਲੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਾਈ ਸੱਦਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੈ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਲਸੈਸ਼ਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਛਲ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਅਲਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦੌੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਾ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਇੱਟ ਮਾਰ ਲੈ, ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 2 ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ कि नहीं? आप भी और आप भी गुफ्तगू करते हुए एक बात का ख्याल रखा करें कि आप एक तारीखी वाक़े के किरदार हैं और इस वक्त भी तारीख लिखी जा रही है। ये मौर्रिख तारीख लिख रहा है, ये कोई किराना रजिस्टर लेके नहीं बैठा हुआ। ਇਹ ਮੁਅਰਖ ਹੈ जी ਉਹ ਮੁਅਰਖ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जिद्दत आ गई है रांझा भैया, अब इसके साथ ही सारा कुछ लिखा जाता है। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖਾਰੀਆ ਲਿਖ। ਓਏ ਕੈਦੋਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਓਏ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੈਦੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀਆ ਲਿਖ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੰਗਰ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। बस फटाफट लिखा लो जो लिखाना, मेरे को 2 ही सफे रह गए जे। ਉਹ ਜੇ 2 ਸਫੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਸਾਲੇ ਹੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ 2 ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਲਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾ? 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਨੇ ਕਰੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਨੇ।
ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ये ਚਾਹੁੰਦਾ। मोहब्बत शब्द है तुम सिर्फ वर्ल्ड टूर के चक्कर में ला ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। इंडिया मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। IQ एयर एंड पोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्विट्जरलैंड का इदारा है, उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 5 गंदे तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार भी होता है। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं और मुसलमान कहलवाने पे फ़ख्र भी महसूस करते हैं जी। और बजा तौर पे करते हैं, लेकिन कभी सोचना चाहिए कि हमारे जो रहन सहन के तरीके हैं, हमारी बल्कि रहन सहन के तरीके तो बात की बात है, हमारी सोच जो है वो इस्लामी है, ये इस्लाम के मुताबिक है। अमाल हमारे हमारी हमारी हरकतें और हरकतें हमारी हरकतें और हमारे जो बिलीव्स हैं वो इस्लाम के मुताबिक हैं। कहते नहीं थकते हम कि सफाई निस्फ ईमान है, हाँ जी, दिन रात कहते हैं जी कि ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, और मिसालें देते हैं। लेकिन कितने अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि IQ एयर एंड पोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्विट्जरलैंड का इदारा है, उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 5 गंदे तरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार भी होता है। गर्दो गुबार से अटा हुआ मुल्क है हमारा, अटा हुआ मुल्क है। नंबर 1 बांग्लादेश है, नंबर 2 पे चाड है, नंबर 3 पे पाकिस्तान है, नंबर 4 पे पता नहीं कोई और मुल्क है, ताजिकिस्तान है शायद, और नंबर 5 पे हिंदुस्तान है। ये मैं एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, ये मैं जो जमीन पे हमारा कचरा पड़ा हुआ है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट भी उसी के बारे में। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया में 4.5 मन कचरा पड़ा होता है औसतन, 4.5 मन, 0.2 टन यानी कि। हाँ जी, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां सड़क पे जा रही होती हैं और शीशा नीचे होता है और बाहर फेंक देते हैं खाली शापर लिफाफे और खा पी के फास्ट फूड उसके पैकिंग अच्छा, जो फेंक रहा होता है ना भाईजान, जो कभी आप गौर करें, फलों के छिलके फेंक रहा होता है, खाली ग्लास फेंक रहा होता है, जो फेंक रहा होता है वो तो बेशरम होता ही होता है ना, या जाहिल होता है, बेशरम होता है, बिल्कुल ढीठ होता हाँ है। जी। लेकिन जो देखने वाले हैं ना वो भी बड़े कमाल के ढीठ होते हैं, वो भी बुरा नहीं मनाते, वो ये देखते ही नहीं है यार ये क्या कर रहा है, इसको कम से कम अपनी नापसंदीदगी का डिस्प्ले ही कम से कम शो कर दे, हॉर्न ही बजा के कर दे, ये तुम क्या कर रहे हो, और खुदा का नाम लो, उसको घूर के कर दे, उसकी तो देख के कहें ये क्या। अगर जैसे मुझे कुछ मेरी गाड़ी पे कुछ जोर से हाथ मारे, मेरी गाड़ी खड़ी है तो ज़ाहिर मैं डिस्प्ले ये शो करूंगा ना, जो लड़ूंगा नहीं अगर, तो मैं उसकी तरफ देखूंगा ये क्या किया है। तो जब कोई ऐसी हरकत करता है, सड़क पे गंदगी फैलाता है, फेंकता है, तो हमें कम से कम अपनी नापसंदीदगी तो रजिस्टर करवानी चाहिए। यार मेरा बड़ा जी चाहता है कि हारन बजाऊं जरूर इसको देख के, मगर मेरा हारन खराब है। अच्छा, अब अंदाजा करें कि हम मतलब बाय नेचर भी हमने कभी कोई सफाई की तरफ हमारी रगबत बढ़ी नहीं है। अब ये देखें कि दुनिया के जो साफ मुल्क शुमार होते हैं ना, जिनमें मतलब आप कह लें जापान की हम मिसाल देखते हैं, हांगकांग, जापान, टर्की, इसी तरह और भी कई मुल्क हैं जिनके अंदर सफाई है। वहाँ सफाई का आगाज वो पता कहाँ से करते हैं, वो अपने घरों के अंदर से करते हैं। और पहला स्टेप पता क्या लेते हैं, क्या सर? कि जूते समेत अपने घरों के अंदर नहीं जाते। अब यहां से देखें कि हम तो गंदे जूते लेके पूरे घर में फिर रहे होते हैं। ये जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है जो साफ मुल्क शुमार होते हैं, उनके बासियों की आदत है कि वो उन्होंने घर के बाहर या घर में दाखिल होने के बाद एक जगह जूतों के लिए बनाई होती है, रैक्स बनाए होते हैं वहां पे। जापानी तो इस हवाले से बहुत ही सख्त है ना, लेकिन और भी कई मुल्क हैं जहां पे जूते पहन के वो घर के अंदर नहीं फिरते। नहीं, वो जूतों के लिए वाकई जगह होती है बनी हुई। यार वहां पे तो बाहर के ममालिक में तो अपनी आंखों से देखा है कि इंतहा ये है, इंतहा इंतहा। ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए बात मैं जरूर सुनाऊंगा कि इंतहा है कि वो अपने कुत्ते को साथ लेके जा रहे हों और वो शिट कर दे कुत्ता, तो उन्होंने जेब में बाकायदा ग्लव्स भी रखे होते हैं और वो शॉपर सा भी रखा होता है।
وہ شٹ اس کی اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں, لفافے میں ڈال کے, اور جا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. اور ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی پبلک مقام پہ ڈسٹ بن لگی ہوئی دیکھیں, ویسے تو یہ منظری کام ہے کہ ڈسٹ بن آپ کو صحیح سلامت حالت میں نظر آ جائے, لیکن اگر کہیں نظر آ بھی جائے گی نا تو اس کے ارد گرد تو کچرا پڑا ہوگا. اچھا یہ بھی ایک عادت ہے ہماری کہ ہم یہ بھی احسان عظیم کرتے ہیں ملک و ملت پہ کہ دور سے اگر ہم کبھی پھینک بھی دیں تو دور سے پھینک دیتے ہیں, جیسے وہ اڑ کے ڈسٹ بن کے اندر چلی جائے گی. جہاں آپ نے اتنی زحمت کی ہے وہاں ذرا 2 قدم اور آگے بڑھا لیں اور ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں. ڈسٹ بن کے ارد گرد آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے, ڈسٹ بن اندر سے خالی ہوگی. میں کہتا ہوں جی گھر سے نکلتے ہیں صاحب بہادر, جب باہر کے ممالک میں گھر کا مالک یا مالکن جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹ بن سے وہ شاپر اپنے کچرے کا اٹھا کے گاڑی کی چھت پہ یا گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہیں. راستے میں جہاں پہ بڑا وہ کچرا دان ہوتا ہے یا ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے بڑی بڑی, ادھر جا کے وہ رکھتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کے رہن سہن میں, ان کی ڈیوٹی میں, ان کی عادات میں شامل ہے. عادات میں شامل. آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ 4.5 من کچرا 1 کلومیٹر کے علاقے میں ہوتا ہے, تو ابھی یہ آپ یہ جو کچرا اٹھانے والے, کچرا چننے والے ہیں, ان کے مشکور ہوں. جو لاہور شہر میں صرف جن کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 10 ہزار کے لگ بھگ ہے, جن میں بچے بھی شامل ہیں بدقسمتی سے. یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی کچرا اٹھا کے آدھا گند جو ہے, کچرا جو ہے یہ کم کر دیتے ہیں, لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ صرف قابل فروخت کچرا اٹھاتے ہیں, سارا گندگی نہیں اٹھاتے. انہوں نے وہ والا کچرا اٹھانا ہوتا ہے جو ری سائیکل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کا. کاغذ واغذ اٹھانے والی ہیں, کاغذ چننے والی وہ بیچاری کاغذ لے جاتی ہیں, کوئی پلاسٹک چن رہا ہے, کوئی لوہا چن رہا ہے. یہ 8 سے 10 ٹن کچرا صرف لاہور شہر میں یہ لوگ اٹھاتے ہیں ابھی. اگر یہ بھی نہ اٹھائیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کچرے کی مہک کہاں کہاں سے آ رہی ہوگی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک بنیادی فیکٹ جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہے. بہت دفعہ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد جہاں پر آپ خالی زمین دیکھتے ہیں وہاں پہ صرف آپ گھاس لگا دیں, کوئی بڑا کام نہ کریں, گھاس خود رو لگا دیں. یعنی جو آپ تھوڑی سی گھاس لگائیں وہ خود ہی پھیلتی چلی جائے گی. اس کو مہینے میں 2 دفعہ پانی دے دے کوئی ایک محلے میں بندہ جو ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے محلے کی کالونی کی حالت اور شکل بدل جائے گی, چینج ہو جائے گی. جہاں پر آپ گندگی دیکھتے ہیں, مٹی دیکھتے ہیں, گرد و غبار دیکھتے ہیں. آپ بھائی جان ہمارا یہ جو محکمہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا, یہ شاپر تقسیم کیے تھے, یاد ہے بڑے بڑے رنگ کے وہ بلیک کلر. اچھا وہ میرا خیال مہینہ 2 مہینے وہ اسکیم رہی. چونکہ صفائی ہمارے اندر نہیں ہے, ہم صفائی پہ یقین ہی نہیں رکھتے, تو ہم نے کیا کیا کہ وہی شاپر جو ہے وہ ان میں کپڑے رکھنے شروع کر دیے, ان میں سبزیاں رکھنی شروع کر دی, اس کو طرح طرح کے استعمال کیے, اس کے نہیں کیا تو وہ استعمال نہیں کیا جس مقصد کے لیے وہ دیے گئے تھے, وہ بکنے شروع ہو گئے تھے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صفائی ہمارے اندر ہے. ہم حکومتوں کو تو کہتے ہیں یار ہم خود کیوں نہیں کرتے صفائی, ہم خود جب اپنے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو صفائی ہمیں باہر بھی نظر نہیں آئے گی. اچھا ایک عرصے تک بھائی جان خود میرے ذہن میں یہ سوال کل بلاتا رہا, میں نے کہا یار ہمارے ہاں ویسے ہی جس کو ہم پنجابی مٹی کٹا, گرد و غبار جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دنیا کے اکثر ملکوں میں ہمیں گرد و غبار نظر نہیں آتا. میں یہ سمجھتا تھا کہ گرینری ہے اس وجہ سے. بھئی گرینری تو ایک فیکٹر ہے, لیکن ایک اور حقیقت ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈسٹ بیلٹ کے اوپر ہے. یہ ڈسٹ بیلٹ کیا ہے؟ یہ ڈسٹ بیلٹ کے اوپر پاکستان ہے, ہندوستان ہے, افغانستان ہے, چائنا ہے, چاڈ ہے, نائجیریا ہے, اور بھی کئی ملک ہیں جو ڈسٹ بیلٹ کے اوپر ہیں. یہاں پر ویسے ہی بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے یہاں پہ, یعنی یہ جو ریت کے گرد و غبار کے طوفان ہیں یہ سال میں 5-6 مرتبہ ضرور آتے ہیں, اور مٹی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ مٹی پھیلتی چلی جاتی ہے. اور مٹی جو ہے وہ بڑی باریک ہے, اس لیے تھوڑی سی آواز سے بھی وہ اڑتی ہے. کئی جگہ ایسی ہیں زمینیں, کچھ ایسی ہیں, ملک ایسے ہیں جہاں کی مٹی موٹی ہے, وزنی ہے, وہ اتنی جلدی نہیں اڑتی. آپ پنجاب کے اکثر شہروں میں دیکھ لیں کہ آپ نے ایک وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کراچی میں وہ اگر آپ مسلسل پہنے رکھیں تو 5-6 دن بعد اس کا کالر میلا ہوگا, لیکن لاہور میں آئیں گے تو دوسرے دن وہ کالا سیاہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں پہ ریت ہے, وہاں پہ مٹی نہیں ہے, یہاں پہ مٹی ہے,
वहां पे रेत है, मोटी रेत है, वो उड़ के कम आप पे पड़ती है। तो इसका एक ही हल नजर आता है, एक तो आप सफाई अपनाएं और दूसरे जगह जगह पे अपने तौर पे आप घास लगाएं। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बुर्ज खलीफा की तामीर पे खर्च कितना आया होगा उस वक्त? जी जी सर कम से कम कुछ नहीं तो 78,000 रुपया तो लगाओ। नहीं 78.5 अच्छा प्यारे बच्चों, जरा घर फोन करके इतला दे दें, आज मैं आपको दुबई लेके जा रहा हूँ। घर वालों को छोड़ें, आप पहले जहाज वालों को इतला दे दें कि ये सामान बैठा लेंगे वो। क्या कर रहे हो यार? आज आपको बुर्ज खलीफा की सैर करवाने लेके सर मैं बाई रोड जाऊंगा, मैं जहाज में नहीं बैठना, मुझे बड़ा डर लगता है जहाज से। जहाज ने भी दोनों पारियां आप रखे हुए हैं तुम्हें देख के। सर बुर्ज खलीफा जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हाँ, अभी तक तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। कब तक रहती है इसके बारे में कोई बात यकीन से नहीं की जा बनते सकती। टूटते रहते हैं। नहीं, एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल तैयार है इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन वो कुछ इल्तवा का शिकार है उसकी तामीर, और वो है जद्दा टावर। अच्छा, जद्दा टावर जो है वो पूरी 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी, और बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो 828 मीटर। बताएं ना, लेके तो चले जरा, आप तो बैठे बैठे यही बता रहे हैं। मैं आपको इतनी तफसील से बताऊंगा कि आपको यही महसूस होगा कि बुर्ज खलीफा आपके सामने है। वाह सर जी उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है? हाँ, लिफ्ट लगी हुई है, और वो जो लिफ्ट है उसका जो सिंगल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो गालिबन 140 मंजिलों को कवर करता है, वो दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट है सिंगल स्ट्रक्चर में। उसकी लिफ्ट को भी एक एजाज हासिल है। वाह वाह वाह। जाहिर है इतनी ऊंची बिल्डिंग है अगर गोगा जी, तो लिफ्ट तो होगी, आपको कोई रस्सा डाल के तो नहीं ना ऊपर खींचना। अच्छा, बुर्ज खलीफा जो है इसके बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो आपको पता ही होगा कि 160 मंजिला ऊंची ये इमारत है, और इसकी तामीर में 6 साल लगभग लगे थे। 2004 से लेके 2009 तक का अरसा, और फिर 2010 में जाके इसको पब्लिक के लिए खोला गया था। और 2010 जब तक इसको पब्लिक के लिए खोला नहीं गया था, इसकी ऊंचाई का ऐलान भी नहीं किया गया था। इसको सीक्रेट रखा गया था। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत ही ऊंची है सर, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सर जी जो ऊपर वाली मंजिलों में लोग रहते हैं उनके कपड़े तो धो के डाले जल्दी सूख जाते होंगे। एक्चुअली जो ऊपर रहते हैं उनके माँ बाप ने कहा होगा ना, बेटा मैं आपको बड़ा ऊपर देखना चाहता हूँ। वैसे तुम क्यों कपड़ों के सूखने की फिक्र करते हो? तुम्हारा सूट तो हाथ पे डाल के भी सुखा सकते हैं। तो सर जी जो बुर्ज खलीफा की आखिरी मंजिल है उसके ऊपर खड़े होकर अगर पैसे लुटाएं तो वो नोट कितनी देर में नीचे आएंगे? बताता हूँ। यार तुम छोड़ो इस बात को, तुम उसके नीचे खड़े होके वाजे ही ना बजाना। नहीं सुने तो सही ना, बुर्ज खलीफा के टॉप से एक शेख साहब के हाथ से 5,000 का नोट नीचे गिर गया। अच्छा हाथ से नोट नीचे गिरा, वो इतनी तेजी से सीढ़ियों के जरिए नीचे आए, नीचे आके कहते यार 5,000 का नोट तो नहीं देखा? तो बंदा कहता नहीं जी वो तो अभी 60वीं मंजिल पे पहुंचा, वो देखें। शेख साहब नोट से पहले नीचे आ गए। सर इतना ऊंचा है बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा है जितना झूठ बोले अमान से बकायदा खौफ अच्छा, एक अंदाजा ये है कि इस पे औसतन यौमिया 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया हो। 12,000 एक दिन में। सर जी 12,000 मजदूर एक दिन में काम करते हाँ थे? वो जो उनको दिहाड़ी देता होगा मजदूरों को, वो तो पागल हो गया होगा। नहीं वो मजदूरों को कहता था ना छुट्टी हो गई है चलो थले, तो ही पैसे लुटा देंगे सी। और सुने जब ऊपर वाली मंजिलों पे काम हो रहा था उस वक्त मजदूरों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, फिर उनके साथ सिलेंडर बांधे गए हल्के फुल्के से। लेकिन वहां की मैनेजमेंट जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बहुत ख्याल रखती है। वो जो एलेन रॉबर्ट था, वो जो दुनिया की ऊंची इमारतों पे स्पाइडरमैन के तौर पे चढ़ जाता था, जी जी, वो 2011 में दुबई में ये बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ा था, और वो बगैर किसी सहारे के चढ़ता था, कोई रस्सी नहीं बांधता था। अच्छा। लेकिन दुबई इंतजामिया ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया था, उसके साथ रस्सी बांधी गई थी उसके जिस्म के साथ, फिर उसको चढ़ने की इजाजत दी थी और वो चढ़ा था। वाह वाह सर, सुना उसके मोहल्ले में अब उसे चाचा किरला कहते हैं।
सर जी मिस्त्री तो चाय बड़ी पीते हैं, तो ये चाय तो उनकी ठंडी हो जाती है। ਹਾਏ 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 ਸਵਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ अच्छा, एक और एजाज भी बुर्ज खलीफा के पास है कि ये दुनिया का दूसरा जो बुलंद तरीन स्विमिंग पूल है। बुलंद तरीन नहीं है, दूसरे नंबर पे बुलंद तरीन जो स्विमिंग पूल है वो भी बुर्ज अल खलीफा में। अच्छा। और जो दुनिया का बुलंद तरीन है हाँ जी। वो हांगकांग का रिट्ज कार्ल्टन होटल है, वहां पे इसका जो स्विमिंग पूल है वो 76वें फ्लोर पे है। और वो जो हांगकांग वाला है वो इससे भी ऊंचा है। और उन्होंने टॉप पे बनाया होगा सर। एग्जैक्टली। सुनी मेरी इंग्लिश आप लोगों ने? सिर्फ टॉप ही बोला और मेरी इंग्लिश हो गई। अब पूछो ना इतनी ऊंची जो तैराकी करते हैं स्विमिंग करते हैं वो जल्दी सूख जाते होंगे सर स्विमिंग पूल तो इसका दूसरे नंबर पे ऊंचा तरीन है ना रेस्टोरेंट इसमें है जो वो दुनिया का बुलंद तरीन रेस्टोरेंट 122वें फ्लोर पे है। हाँ जी, और अब इतना पूछ लो 122वें फ्लोर पे सालन ठंडा तो नहीं हो जाता ठंडा हो या गर्म हो, जब बंदा बिल देता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। यानी बिल के बाद बंदा ठंडा हो जाता है लेकिन ये है कि बंदा कहता ना मैंने बड़ा टेस्टी खाना खाया, इस रेस्टोरेंट में खा के बंदा कहता होगा मैंने बड़ा ऊंचा खाना खाया। सर जी इस रेस्टोरेंट में दाल मिल जाती? क्योंकि वैसे जितनी महंगी इसकी टिकट है ना, जब तुम खर्च के रेस्टोरेंट में पहुंचोगे ना तो तुम्हारे पास दाल के बिल जो के पैसे भी नहीं होंगे। इसकी तामीर में गोगा जी 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 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। 1 लाख हाथी, 1 लाख हाथी या 50,000 गोगे, खुद ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं। जिनको एलिफेंट कहते हैं। जी जी, जिनको गोगफियात कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं या एतराज करते हैं कि जनाब इसका अरब कल्चर से क्या ताल्लुक है। इस इमारत का अरब कल्चर से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। सर इसके टॉप फ्लोर पे पहुंचे तो वो कावा और खजूरें देते हैं। वो तो बाद में देते हैं ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन तो एक अमेरिकन फर्म ने की है, लेकिन इसकी जो शक्लो सूरत है वो हेमेनोकेलस एक सहराई फूल है। गजब का खूबसूरत है, गजब का खूबसूरत है। उसके जो पेटल्स या पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सफेद रंग, बहुत खूबसूरत फूल है। और इसकी जो शक्ल है वो बाहर से खड़े होकर आप देखें, नीचे से खड़े होकर देखें तो नहीं लगती उस फूल जैसी। उसको स्पाइडर लिली भी कहा जाता है उस फूल को, लेकिन जब आप टॉप से देखते हैं तो बिल्कुल स्पाइडर लिली लगता है। बहुत खूबसूरत फूल है, वो सहराई फूल है। वाह 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 सर, मुझे मेरे एक भाई हैं, छोटे इशरत भाई, उन्होंने दिखाया था, फिर उन्होंने मुझे ये फूल की भी फोटो दिखाई। यू आर राइट सर, सर यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मैं हैरान होता हूँ कि आप इधर बैठ के पूरी दुनिया कैसे फिर लेते हैं। इस तरह 26,000 ग्लास पैनल्स को, शीशे के टुकड़ों को, हाथों से कटे हुए शीशों के टुकड़ों को जोड़ के बुर्ज अल खलीफा बनाया गया। 26,000 टुकड़े, ताकि उसको शॉक प्रूफ या जर्क प्रूफ बनाया जा सके। अच्छा, बुर्ज खलीफा की तामीर पे खर्च कितना आया होगा उस वक्त? जी जी सर कम से कम कुछ नहीं तो 78,000 रुपया तो लगाओ। नहीं 78 तो भाई 78,000 का तो सिर्फ सीमेंट ही लग गया होगा। वाह, जबरदस्त। सर आप खुद ही बता दें, असल में हमने जी लाख से ऊपर सोचे तो हमें डाकू नजर आने शुरू हो जाते। मेरा तो शेर है ना बुर्ज खलीफा में। नहीं सर, आपका माशाल्लाह जिस तरह का रंग रोहन है, आप लाजमन बहुत सैर करते होंगे बुर्ज खलीफे की। $1.5 अरब लगे थे उस वक्त। $1.5 अरब। हाँ, अंदाजा कर। अच्छा, इसकी ऊंचाई के बारे में हम एफल टावर का जिक्र करते हुए बता चुके हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो एफल टावर से 3 गुना और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दुगनी इसकी हाइट है। ये गालिबन दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग होगी जिसपे आप एक ही दिन में एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 दफा सूरज गरूब होने का नजारा कर सकते हैं। एक दफा नीचे और एक दफा ऊपर डेक पे जा। सर अब मैं भी चलूंगा दुबई, मेरा डर उतर गया जहाज वाला। बुर्ज खलीफा से पूछना पड़ेगा उसका डर उतरा है कि नहीं आपको देख के। सर मैं जहां भी जाता हूं पहले पूछते हैं वहां से क्या बात है। और इसके ऊपर स्पायर जो लगी हुई है, जी जी सिर्फ स्पायर के ऊपर 4,000 टन लोहा लगा है।
4000 टन लोहा। सर वो जो सीख सी लगी हुई है, हाँ, वो सीख सी और वो जो सीख है उसके बारे में ये एतराज भी किया जाता है कि ये महज इमारत को ऊंचा करने के लिए लगाई गई है। अगर वो जो स्पायर है वो हटा दी जाए तो इसकी 700 फीट जो बुलंदी है वो कम हो जाएगी। यानी वो जो लोहे वाला हिस्सा है, वो जो सीख है, वो 700 फुट ऊंची है। सर ये माशाल्लाह जितना ऊंचा है ये बुर्ज खलीफा, इसकी तो लिफ्ट भी बहुत देर ऊपर तक जाती होगी, तो उसमें फिर कोई भुजी दाल बेचने वाला होता है जी? इसकी एक नहीं है, ऑब्वियसली इसकी 57 लिफ्टें हैं। और बुर्ज खलीफा में जो लिफ्ट लगी हुई हैं वो दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन जो तेज तरीन लिफ्टें हैं उनमें से एक है। गालिबन ये 30 नंबर की तेज तरीन लिफ्ट इसमें लगी हुई है, जो 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करती है। और अगर आप ग्राउंड से, इसका ऑब्जर्वेशन डेक है जहां पे आप खड़े होकर देखते हैं, वो 124वें फ्लोर पे है, तो जमीन से, ग्राउंड फ्लोर से 124वें फ्लोर पे जाने में आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है। सर जी मैक्सिमम एक लिफ्ट में कितने आदमी बैठ सकते हैं? ये आप खुद जाके उससे पूछेंगे, आपको देख के फिर वो बताएगा कि कितने बंदे बैठ सकते हैं। ऐसे तो मुश्किल है, बस जुल्फी जैसे 2500 बंदा बैठ सकता है और आप जैसा पौना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपको कोई बंदा भी कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई काम करने वाला कहता है कि मैं इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा या इतने बजे मिलूंगा या इतने बजे ये करूंगा, घंटा डेढ़ लेट होना कोई मान ही नहीं रखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, जिसने सारा दिन लगा के आपसे को 300-400-500 रुपया लेके जाना है, वो आपको कहेगा कि जनाब मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वो 10:30 आएगा। अच्छा जी, एक हमारे यहाँ और बहुत बड़ी बीमारी है हमारे कौम के अंदर, जिसको अब हम बीमारी समझते ही नहीं है, और इतनी बेहिसी उस वजह से हमारे दिलों में पैदा हो चुकी है कि हम शर्मिंदा भी नहीं अब होते, हमने शर्मिंदा होना भी छोड़ दिया है। वो है वक्त की पाबंदी। आपको कोई बंदा भी कहता है, कोई दोस्त कहता है, कोई काम करने वाला कहता है कि मैं इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा या इतने बजे मिलूंगा या इतने बजे ये करूंगा, घंटा डेढ़ लेट होना कोई मान ही नहीं रखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, जिसने सारा दिन लगा के आपसे को 300-400-500 रुपया लेके जाना है, वो आपको कहेगा कि जनाब मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, वो 10:30 आएगा। और जब आप उसे कहते हैं कि यार तुमने 9 बजे आना था, तो वो आगे से इतने बुरे दांत निकाल के तो हंसता है जो उसने पिछले को 3-4 महीनों से साफ नहीं किए होते। मतलब मैं हैरान होता हूं कि बेहिसी कितनी है कि इसको कोई कुछ समझता ही नहीं। ये अब जुर्म ही नहीं रह गया। या मुझे ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं मैं पागल हूं, मतलब मेरा तो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है अगर मैं कोई टाइम की पाबंदी नहीं कर रहा होता है। आदत है अपनी अपनी। कभी खान साहब को मैंने देखा है, हमारे बड़े मोहतरम जो हैं, कभी भी लेट नहीं हुए। आप जो उनको टाइम देंगे वो उस टाइम से 10-15 मिनट पहले रेडी होंगे। और आज तक पूरी जिंदगी में मेरा उनका को 35-40 साल का साथ है, जी। मैंने आज तक कभी उनके दरवाजे के आगे जाके वेट नहीं किया। अगर उन्होंने कहा है कि 9 बजे जाना है भाई तो आ जाना, तो 9 बजे पूरे बल्कि 5 मिनट पहले ही जाके तो बेल दी है तो वो रेडी अंदर से निकले, फौरन बैठे हैं, चले जी निकले। मतलब इस तरह के लोग हैं, मगर बिल्कुल ही अब बहुत थोड़े रह गए। सरकारी ऑफिसर, सरकारी मुलाजमीन दफ्तरों में देख लें। मैं कह रहा हूं कि आपके जो घर के अंदर मुलाजिम है ना जी, उनको आप देख लें। कोई बंदा टाइम पे नहीं काम करता, कोई बंदा टाइम पे नहीं काम करता और उस पर कोई शर्मिंदा नहीं है। इस मुल्क को आज तक क्यों नहीं हम आगे बढ़ा सके, यहाँ इस मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की, इस कौम ने तरक्की क्यों नहीं की। आपको ये वजूहात जो हैं वो सामने नजर आ रही होती हैं, सारी आपको सामने दिख रही हैं, मगर कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान, कोई लीडर इन बातों को सोचता ही नहीं। उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हुक्मरानों के लिए भी ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप असम्बलियों के अंदर देख लें, आप अदालतों के अंदर देख लें,
ٹائم کیا دیا جاتا ہے اور کس وقت کیا اناؤنسمنٹ کس ٹائم کی ہوئی ہے, اجلاس کی یا کورٹ کی یا اور اس کے بعد شروع کب ہوا ہے کام, آپ دیکھیں گے آپ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے کوئی معنی نہیں رکھتے, کچھ نہیں. سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو جھوٹ بے شرمی کے ساتھ بولا جاتا ہے نا وہ یہی ہے, یار تم بیٹھو میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. وہ 5 منٹ کبھی 1 گھنٹے سے کام نہیں ہوتا. ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جو کام کرنے والے ہیں گھروں میں وہ آپ دیکھ لیں, آپ وہ جب وہ طے کرتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی شرائط, اپنی تنخواہ اور اپنا ٹائم شائم یہ وہ, تو آپ کو وہ کہہ کے جائیں گے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, کل میں 9 بجے سے آ جایا کروں گا. تو پہلے دن یہ 10:30 آئے گا یا 9:45 آئے گا. اس کے لیے وہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا اس کے لیے افسوسناک یا شرمندہ ہونے والا یہ کام ہی نہیں. اچھا تقریبات میں ٹائم پر پہنچنے میں ہمارا ایک دیکھیں کتنی بدقسمت قوم ہے کہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ٹائم پہ چلا جاؤں گا اور میں ہی ہوں گا وہاں پہ تو میری بے عزتی ہوگی, میری توہین ہوگی کہ یار یہ فارغ ہے, یہ ٹائم پہ آ گیا. یقین کریں کہ ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار میں آخر میں جاؤں گا کہ میں بڑا مصروف آدمی ہوں, میرے پاس ٹائم ہے آخر میں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا جی کہ یہ شرمندگی میری کیسے ختم ہوئی کہ مجھے یاد ہے کہ فلم ہم کر رہے تھے عثمان پیرزادہ صاحب کی, تو ایک دن وہ ندیم بیگ صاحب کا اور بابرہ شریف کا سین کرتے رہے اور عابد کشمیری صاحب بھی تھے اس فلم میں. ہم لوگ سارے شوٹنگ پہ پہنچے ہوئے تھے. آغا طالب صاحب ہو استاد اعظم آغا طالب صاحب بھی موجود تھے. ایک گاؤں میں ٹینٹ سا لگا ہوا تھا اور اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ندیم بیگ صاحب نے آگے عثمان صاحب سے کہا کہ میں نے بھائی پرسوں چلے جانا ہے انگلینڈ, تو اس لیے میرا کام ختم کر لو پھر نہ مجھے کہنا. وہ عثمان صاحب بکھلا گئے کہ یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. وہ ان کو اور بابرہ شریف صاحبہ کو لے کے چلے گئے پرے, وہ کھیتوں میں ان کے سین کرنے شروع ہو گئے وہ, اور سارا دن ہی کرتے رہے. شام کے وقت وہ واپس جب ٹینٹ میں آئے تو آغا طالب صاحب بیٹھے ہوئے, میں بھی پرے بیٹھا ہوا تھا مگر آغا طالب صاحب گٹ اپ کر کے اپنا بیٹھے ہوئے تھے. تو عثمان صاحب ان کو دیکھ کے تو ایک دم شرمندہ ہو کے نا تو ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے کہ وہ مجھے معاف کر دیں, وہ اس طرح یہ انہوں نے کہا اور یہ اور وہ بیگ صاحب نے کہ میں نے جانا ہے تو میں بکھلا گیا, تو میں ان کا کام ختم کرنے کے چکر میں پڑ گیا, مجھے معافی دے دیں آپ کا. میں تو آغا صاحب بڑے ایزی ہو کے نا ایسے پیچھے ہو گئے, کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی, میرا آج کا ٹائم جو تھا وہ صبح 9 بجے ادھر آپ کے پاس تھا, میں 9 بجے آ گیا تھا. کہتے ہاں آ گئے تھے مگر وہ یہ کہتے ٹھہرو, میں اپنے ٹائم پہ آ گیا ہوں, تم نے کام نہیں کیا تو اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات, میں اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں. میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں آیا ہوں تو میرا کام کیوں نہیں ہو رہا, یا میں یہ نہیں سوچتا کہ میں پہلے آ گیا ہوں فلاں بعد میں آیا, میں شرمندہ نہیں ہوتا. میں بھائی اپنے ٹائم پہ آتا ہوں, اپنے ٹائم پہ بیٹھ جاتا ہوں آ کے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ٹائم پہ آیا ہوں, میں نے جتنا ٹائم دیا میں نے اس کے پیسے لینے. نہیں وہ ایسے یہی کہتے تھے, بالکل وہ یہی کہتے تھے, انگریز یہی کرتا ہے نا, وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی میں نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے یہ والا, یہ ڈیٹس آپ کی ہیں, میں نے آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں, یہ آپ کا کام ہے آپ نے کیا یا نہیں. سو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی کہ ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں پہلے چلا گیا تو میری بے عزتی ہے, اس چیز کو فلم انڈسٹری نے برباد کر دیا, برباد. آج جو تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا اٹھ کے کہ فلم انڈسٹری ہماری حکومت کی وجہ سے برباد ہو گئی, حکومت کی بے حسی کی وجہ سے, یہ سارے ہیروز کو میں نے دیکھا ہوا ہے مقابلے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ فلاں پہلے آئے میں بعد میں جاؤں. ان کے وہی ہیرو جب پہلی فلم میں آتا ہے نا, جب منت ترلا کر کے آ رہا ہوتا ہے تو اگر 10 بجے کا ٹائم ہے تو صبح فجر کی نماز بھی وہ وہیں پڑھ رہا ہوتا ہے جا کے 4 گھنٹے پہلے. اور جب اس کی 2 فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ 10 کی بجائے 1 بجے پہنچ. بھائی اپنے مینیجرز کو بھیجتے تھے یہ ہیرو ہیروئنز, جا کے ادھر بیٹھ جاؤ, فلاں بندہ آ جائے گا تو پھر مجھے بتانا, میں اس کے بعد آؤں گا. یہ مینیجرز رابطے میں کر برباد اصل میں مینیجر نے کیا ادھر کے, اور خود اس کی سوچ نے. یہ لیٹ ہیرو جو آتے ہیں انہوں نے کام بھی پھر ویسے ہی کیا, جو وہ پہلے ہیرو تھے ٹائم پر آتے تھے انہوں نے کام بھی اچھا کیا. اچھا صرف فلم انڈسٹری نہیں, ہر شعبے کی بربادی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں اہم ترین جو وجہ ہوتی ہے نا جی وہ ٹائم کی پابندی نہ کرنا. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا, کبھی بہرا, کبھی گونگا ہونا پڑتا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.